Hello students, let's start with another chapter. Chapter number 2, we are not afraid to die till we all can be together, and it's a chapter written by Gordon Cook and Alan East. Well, this chapter is about a journey of a man with his family members, and it is a journey about his voyage. Voyage means एक तरह से पूरी journey उसकी होती है around the world, and this journey was already done by an American explorer, कैप्टन जेम्स कुक. तो ही वांटेड टू रिपीट दैट सेम जर्नी, और उसी की पूरी जर्नी में कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट आर द हर्डल्स दे हैव फेस्ड, वर दे एबल टू कंप्लीट द एंटायर जर्नी, वाज ही एबल टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम द ट्रेमेंडस गेल्स एंड हाई जाइगेंटिक वेव्स एंड ऑल. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में टेक्स्ट के थ्रू डिटेल में पढ़ेंगे. वीडियो विल बी अ बिट लॉन्ग बिकॉज चैप्टर इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. The chapter is a thrilling account by the narrator Gordon Cook of his family's adventurous sea voyage. तो ये चैप्टर है बहुत ही थ्रिलिंग है, मतलब लगा रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. उनकी लाइफ का एक एडवेंचर है, उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी, कैसे क्या क्या रास्ते में उनके साथ हुआ था प्रॉब्लम, सारी चीज़ें. और जो जर्नी थी उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में स्टार्ट की थी. द नैरेटर कौन कौन था उनके साथ? द नैरेटर, हिज वाइफ मेरी एंड चिल्ड्रन. उनके 2 बच्चे हैं. एक है जोनाथन, ही इज़ हिज सन हु इज़ ओनली 6 years old, एंड हिज डॉटर सुजैन हु इज़ ओनली 7 years old. They started their journey from Plymouth, England. So this is to be remembered from where they started their journey. They started their journey from Plymouth, England. They planned to replicate Captain James Cook's round the world voyage on their boat Wave Walker. तो जिसके थ्रू वो अपनी पूरी वोएज कंप्लीट कर रहे थे वो एक बोट के थ्रू था, और उस बोट का नाम था वेव वॉकर. ठीक है, वेव वॉकर. एंड दे प्लान टू रिपीट कैप्टन कुक्स जर्नी. दे वांटेड टू रिपीट समथिंग. जैसे हिस्ट्री अपने आप रिपीट होती रहती है, वैसे ही वो भी उस जर्नी को रिपीट करना चाहते थे. सो ये है इनकी शिप वेव वॉकर, जो आप इसमें इमेज में देख सकते हो. चैप्टर इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. 1st July 1976, my wife Mary, son Jonathan, daughter Suzanne and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो जो जर्नी थी ऑलरेडी 200 साल पहले जेम्स कुक ने कर ली थी, उसी को लिए दोबारा रिपीट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं. For the longest time, Mary and I, a 37-old businessman, तो जो हमारे नैरेटर हैं गॉर्डन कुक, he is a 37-year-old man and he is a businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो ऐसा नहीं था कि अचानक से इनका मन हुआ था, अचानक से उन्होंने बोला कि हमें जर्नी करना है. ये और इनकी वाइफ ने लास्ट 16 ईयर्स में जो अपना फ्री टाइम था, लेजर टाइम मीन्स जो अपना फ्री टाइम था, उसमें काफ़ी स्किल्स सीख ली थी कि कैसे अगर ये कभी जाएंगे तो कौन कौन सी मास्टरी इनको चाहिए रास्ते में. वो सारे स्किल्स में ये लोग क्या हो गए थे, अपने आप को काफ़ी इन्होंने एक्सेल कर लिया था. तो इट वाज नॉट जस्ट अ सीन ऑफ अ सडन एक्ट नहीं था, ये इनका काफ़ी लंबे टाइम से ड्रीम था, और 16 ईयर्स से उन्होंने काफ़ी तैयारी कर ली थी. और बोट वेव वॉकर, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. उसके बाद जिस मीडियम के थ्रू ये अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बोट है, उस बोट का नाम है वेव वॉकर. कोई नॉर्मल बोट नहीं है, ये एक प्रोफेशनली बनवाई गई है, और इसका जो लेंथ है वो वो आपको याद रखना है. इट्स 23 मीटर 30 टन की वुडन अच्छी सी प्यारी सी इनकी बोट है, और ये प्रोफेशनली बनवाई गई थी. और इसमें इन्होंने मंथ्स लगाए थे इसको फिट करने में, और इसको टेस्ट किया गया था, मतलब रफेस्ट वेदर में भी जो इनके पास मिल पा रहा था उन्होंने उसकी टेस्टिंग कर ली थी, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस सी वॉयज पे जा रहे थे. तो वो कोई भी अपने साथ जो बोट लेके जाने वाले थे उसको उन्होंने अच्छे से टेस्ट कर लिया था कि हाँ ऐसी बोट लेके जाए जो उनको सक्सेसफुली उनका वॉयज कंप्लीट कराने में हेल्प कर सके. तो फाइनली दे प्रिपेयर देयर वेव वॉकर एंड दे वर ऑल सेट टू स्टार्ट द जर्नी. The first leg of our plan, 3-year
1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो इनकी जो वॉयज जर्नी का जो पूरा टाइम पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेट इन्होंने एस्टिमेट किया है कि 3 years की जर्नी है, और जो किलोमीटर्स इनको कवर करने हैं सी के थ्रू, पानी के थ्रू, वो करना है 1,05,000 किलोमीटर्स इनको पूरा कंप्लीट करना होगा। तो जो इनका फर्स्ट फेज़ था वो बहुत अच्छे से बीत गया था, प्लेजेंटली अच्छे खासे इन्होंने उसको कवर अप कर लिया था, और ये आ गए थे वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन की तरफ। अब उनको ईस्ट की तरफ हेड करना था, मतलब वहाँ से केप टाउन से उनको ईस्ट की तरफ जाना था, और क्योंकि आगे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी तो उन्होंने सोचा कि अपने साथ 2 क्रूमैन को लेके जाएंगे। तो अभी तक कौन कौन था? जोनाथन, सुजैन, मेरी एंड ही हिमसेल्फ प्लस 2 other crew members, 4 + 2 6 people are now there। और जो इनके 2 क्रूमैन है, एक अमेरिकन है लैरी विगिल और एक स्विस हर्ब सिगलर है। ये 2 इनके क्रूमैन हैं जो इनको हेल्प करेंगे आगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये उनको हेल्प करने के लिए उनको भी अपनी बोट में बैठा लेते हैं। सो नाउ दे आर नॉट 4, दे आर 6। On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. Mast जो होता है, जो जैसे ये है आपका, जो ये शिप है, इसका जो पोल वाला एरिया होता है, जो पोल बीच में लगा है, इसको हम मास्ट बोलते हैं, और जो कपड़ा लगा हुआ है इसको जिब बोलते हैं, और आगे का जो पोर्शन है इसको डेक बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो गेल्स थी वो इनको इसलिए डरावनी लग रही थी क्योंकि उसकी जो हाइट थी वो इनके मास्ट के बराबर थी। इनके जो मास्ट की साइज़ थी दैट वाज 15 मीटर्स, और जो वो अब वेव्स आ रही थी वो भी उतनी ऊंची थी। तो उसको देख के वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, घबरा गए थे कि अगर इतनी बड़ी लहरें अगर उनकी शिप पे गिरेगी तो उनकी शिप पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और हो सकता है पानी सारा का सारा उनकी शिप पे आ जाए। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डरा रही थी। और ये रियल फ़ोटोग्राफ है जॉर्डन कुक, his wife Mary, daughter Suzanne and son Jonathan। ये एक्चुअल में थे इनकी फ़ोटोग्राफ, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑफ देम। देन सो फाइनली अब जब केप टाउन से दूसरा दिन उनका रहता है तो वो अपना, उनके पास स्ट्रॉन्ग गेल्स, जो बहुत ही भयानक वाली वेव्स होती हैं, उनसे उनका सामना होता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वेव से उनको डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो उनका साइज़ था, जो उनकी मास्ट पोल 15 मीटर का, वो समहाउ उतनी लंबी हाइट की थी वेव्स, तो उससे वो थोड़ा सा डर रहे थे। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. फिर December 25 आ गया, क्रिसमस आ गया, और क्रिसमस आते आते वो केप टाउन के काफ़ी आगे आ गए थे। अराउंड 3,500 किलोमीटर्स पीछे केप टाउन छूट गया था, और न्यू ईयर उन्होंने क्रिसमस उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया। क्रिसमस ट्री वगैरह के साथ उन्होंने खूब डेकोरेशन के साथ अपना सेलिब्रेशन किया। न्यू ईयर आ गया, लेकिन वेदर में कोई भी खास इंप्रूवमेंट उन्होंने नहीं देखा। उन लोगों को मालूम था कि अब जो है वेदर चेंज होगा, लेकिन अच्छे के लिए वेदर चेंज नहीं होगा, बल्कि अब और ज़्यादा सिचुएशन क्या होगी, ख़राब होगी। ये सब उनको पहले से मालूम था। एट डॉन ऑन January 2, तो फाइनली January 2 आ गया था, यहीं से इनकी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow down the boat, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through a life raft drill, attached lifelines, donned all skins and life jackets and waited. So finally सुबह डॉन जो होता है वो सुबह 4 से 5 बजे का टाइम होता है। 2 जनवरी की सुबह की बात है। जो वेव्स थी वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भयानक हो रही थी। उनकी जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको देख के लग रहा था कि बाप रे, इतनी बड़ी लहरें अगर शिप पे गिरेंगे तो शिप का क्या ही होगा। वी वर सेलिंग, अभी तक उनका जो स्टॉर्म जिप था, जो मैंने कपड़ा बताया था जो शिप पे लगाते हैं, वो उनका बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, और जो स्पीड थी जिस पे जो शिप चल रही थी वो थी 8 knots।
जैसे आप मेजर करते हो अपनी व्हीकल को किलोमीटर्स में, वैसे ही शिप को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है उसको नॉट्स बोलते हैं। अब शिप जो थी जैसे ही एक एक वेव में वो देख रहे थे, क्योंकि जैसे आप झूला झूलते हो तो एक बार इधर जाते हो, तो वैसे ही वेव्स के साथ शिप भी उनकी इधर उधर टॉस हो रही थी। तो हर वेव के साथ वो देख रहे थे कि जो सी था, जो एंडलेस सी था, ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा सी उनके शिप के अंदर पानी आ जाएगा, उनके शिप के एकदम मतलब पूरा शिप जो है वो बह जाएगा, वो सब भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा उनको थॉट आ रहा था। तो उनको लग रहा था कि अब उनको सारी चीज़ें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन्होंने ले लिए, जितनी भी चीज़ें थी, लाइफलाइन जैकेट वगैरह, अटैच ड्राफ्ट, जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं जिसको आप अपनी शिप के साथ अटैच कर सकते हो, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी तैयार कर ली। अब वो वेट कर रहे थे कि देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। The first indication of impending disaster came at about 6 PM with an ominous silence. Ominous silence एक ऐसी शांति होती है जो तूफ़ान के पहले की शांति होती है। तो जो मेन खतरा था वो इनका शुरू हो गया था 6 बजे शाम के टाइम। The wind dropped and the sky grew completely dark. Then came a growing roar. An enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. अब finally उन्होंने देखा कि जो हवा थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी और जो स्काई था वो पूरी तरह से डार्क हो चुका था और एक बहुत मतलब आवाज़ करती हुई वेव आई थी और जो कि उनके शिप के ऊपर तक की हाइट की थी। तो एक बार नैरेटर को रियलाइज़ हुआ कि शायद ये क्या है, ये कोई क्लाउड है, लेकिन जब वो उसको ध्यान से देखते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि कोई क्लाउड नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी वेव है जैसी उन्होंने पहले कभी भी देखी नहीं होती है। और वो बिल्कुल वर्टिकल थी, मतलब सीधी खड़ी हुई थी वेव थी जो उनके पोल की जो हाइट थी उसके बराबर थी एंड ऑलमोस्ट द ट्वाइस ऑफ द अदर वेव्स, जो बाकी वेव्स थी उसकी हाइट की 2 गुना थी विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और ऐसा लग रहा था कि अगर ये वेव का पानी हमारे उस पर गिरेगा तो हमारी शिप की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। The roar increased to thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. और जो रोड था वो काफ़ी जो उसकी गर मतलब जो वेव्स होती हैं उनकी जो लहरों की आवाज़ें होती हैं वो और ज़्यादा गहरी हो रही थी और उनको लग रहा था कि चलो ठीक है, हमारा जो शिप है वो किसी तरह से इसको मतलब सरवाइव कर लेगा। तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो पानी होता है वेव का वो उनके डेक पे गिर जाता है, जो शिप का आगे का पार्ट होता है वहाँ पे पानी गिर जाता है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और a torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death and as I was losing consciousness I felt quite peaceful. तो फाइनली जो वेव्स होती है वो अपने साथ खूब सारा ग्रीन और वाइट कलर का वाटर लेकर आती है, वो पूरा का पूरा जो पानी होता है वो उनके डेक पे भर जाता है। इसी बीच में जब उनकी शिप टॉस होने लगती है, इधर उधर स्लाइड होने लगती है, उसी में जो नैरेटर होता है उनका सर व्हील से टकरा जाता है और उनको लगता है कि उनको समझ में आता है कि वो शिप से बाहर फेंका गए थे, बाहर की तरफ वो गिर गए थे और उनको लग रहा था कि अब उनका एंड जो है वो करीब आ गया है और वो अनकॉन्शियस होने लगते हैं और उनका जो सर होता है वो पानी के अंदर जाने लगता है एंड ही वॉज वेरी पीसफुल एट दैट टाइम, क्योंकि जब डेथ आने लगती है तो आदमी सरेंडर कर जाता है तो वो पीसफुली उसको एक्सेप्ट करने लगता है। तो नैरेटर ऑल्सो एक्सेप्टेड द डेथ इज़ नियर एंड ही फेल्ट अ वेरी पीसफुल टाइम देयर। Unfortunately, my head popped out of the water a few meters away. Wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jacket taut. I grabbed the guard nails and sailed through the air into wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel. फिर अचानक से जैसे ही वो अनकॉन्शियस होकर उनका सर जो पानी के अंदर जाने लगता है, अचानक से उनको होश आता है, उनका सर जो है पानी से बाहर आता है और किसी तरह वो कोशिश करके जो उसके रेल्स होते हैं, जो शिप के चारों तरफ जो फ्रेम्स बने होते हैं उसको पकड़ के किसी तरह से वो अपने शिप पे वापस आते हैं। अभी वेव वॉकर जो थी वो लग रहा था कि बिल्कुल डूब जाएगी, वो एकदम सीधी खड़ी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि बस अब उल्टी हो जाएगी और वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तभी एक और वेव आती है और उसको फिर से उसको प्रॉपर पोजीशन में कर लेती है और अपने लाइफलाइन जैकेट की हेल्प से बाकी जितने भी कोशिश होते हैं सारे एफर्ट्स लेके वो किस तरह से अपने शिप के अंदर वापस आ जाता है नैरेटर। उसके बाद बहुत सारी वेव्स आई थी और वो जो शिप थी वो सीधी नहीं हो पा रही थी, वो कभी इस साइड कभी उस साइड, तो नैरेटर भी कभी इधर जा रहे थे कभी इधर जा रहे थे और उसी प्रोसेस में उनको काफ़ी इंजरी हो गई थी। उनका जो रिब्स था वो क्रैक हो गया था, उनका मुंह जो था वो पूरी तरह से ब्लड से फिल हो गया था क्योंकि उनके टीथ जो थे वो भी काफ़ी टूट गए थे, उनकी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी।
समहाउ ही फाउंड द व्हील, उनको किस तरह से वहाँ पे व्हील मिला था जिससे आप शिप की स्पीड को और शिप के डायरेक्शन को क्या करते हो, होल्ड करते हो. Suddenly the fore hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. अब वो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने व्हील को छोड़ के जाके और चीज़ों को इंस्पेक्ट करें. उनके पास इतना वो नहीं था, वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे कि वो छोड़े अपने व्हील को और बाकी चीज़ों को इंस्पेक्ट करें. तभी वो देखते हैं कि फ्रंट का जो दरवाज़ा होता है वहाँ से वो खुलता है. उनकी बीवी मेरी वहाँ पे आती है और वो उनसे बोलती है कि वी आर कम्प्लीटली स्मैश, जो डेक है वहाँ पे पूरा पानी भर चुका है और बोट में पूरी तरह पानी भर चुका है, अब हम लोग डूबने वाले हैं. टेक द व्हील, आई शाउटेड फॉर द हैच. फिर वो अपनी वाइफ मेरी को बोलते हैं कि ये लोग काफ़ी तैयारी के साथ आए हैं, तो उनको वाइफ को भी बेसिक चीज़ें सब आती हैं. तो उन्होंने अपने वाइफ को रिक्वेस्ट किया कि नाउ यू टेक द व्हील, आई विल गो इनसाइड एंड चेक द अदर थिंग्स. तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम व्हील पे बैठो, मैं बाकी चीज़ों को चेक करता हूँ. लैरी एंड हर्ब वर पम्पिंग द लाइक मैडमैन. लैरी और हर्ब जो उनके क्रूमैन हैं वो अपने पानी को पंप करते हैं. पंप मतलब जितना पानी अंदर आ गया शिप के अंदर उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं ताकि शिप जो है वो किसी तरह से सर्वाइव कर सके. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins and toys lodged about in deep water. और लेकिन क्योंकि अंदर का सामान, क्योंकि शिप एक तरफ स्टेबल नहीं हो पा रही थी, वो इधर उधर टॉस कर रही थी, तो उस प्रोसेस में जो अंदर की बहुत सारी लकड़ी का जो चीज़ें थी वो काफ़ी टूट गई थी. वो काफ़ी जगह टिम्बर्स फैल गए थे. क्लोथ्स, क्रॉकरी, जो मैप्स वगैरह थे, जो बाकी बेसिक चीज़ें टॉयज़ वगैरह थी, वो सब पानी में तैरने लगा था. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big hump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. अब वो किसी तरह से आधा तैर के आधा क्रॉल करके अपने बच्चों की केबिन में पहुँचते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग ठीक हो ना. तो बच्चे भी काफ़ी समझदार होते हैं, वो ऊपर वाले सेक्शन में जाके बैठ जाते हैं क्योंकि नीचे तो पानी रहता है. वो उन बच्चों से पूछता है कि तुम लोग ठीक हो, तो बोलते हैं हाँ. लेकिन उनकी जो बेटी होती है वो अपने सर की तरफ पॉइंट करके बोलती है कि मुझे सर थोड़ा दर्द कर रहा है. तब वो देखते हैं तो उनकी जो बेटी होती है उसके सर पे एक काफ़ी स्वेलिंग सी हो जाती है, मतलब जैसे एक फूल जाता है उसका सर के आँख के पास, फोरहेड पे काफ़ी सूला हुआ रहता है. लेकिन अभी उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो उनके बम्प्ड हेड्स देखे, तो वो उनको उसी हाल में छोड़ के बाकी चीज़ों को देखने के लिए चले जाते हैं. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave and that broke over us. If I could make some repairs, we would surely sink. अब वो अपना हैमर ढूंढता है, स्क्रूज ढूंढता है, कैनवस, छोटे छोटे कपड़े वगैरह ढूंढते हैं कि किस तरह से वो जो शिप के टूटे हुए चीज़ें हैं उनको रिपेयर कर सके ताकि पानी जो है वो अंदर ना आए. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पानी पूरी तरह से शिप में आ जाएगा, वो सब क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas and waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. किस तरह से वो मैनेज करते हैं, कपड़ा वगैरह लगा के जो होल्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं कि किस तरह से वो रिपेयर हो जाएं ताकि पानी जो है वो अंदर ना आए. और जो नीचे शिप से जो नीचे से पानी जा रहा था वो तो कंटिन्यूसली नीचे से आ ही रहा था. थोड़ा बहुत पानी जो था वो अब साइड होके बाहर की तरफ निकलने लगा था. More problems arise when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब ज़्यादा प्रॉब्लम तब आ गई थी, एक तो ऑलरेडी परेशानी आती है, उस पर से एक और परेशानी तब आ गई थी जब इन्होंने देखा कि इनके हैंड पम्प जिससे लैरी और जो उसके 2 क्रूमैन थे जिससे वो पानी पम्प करके बाहर निकाल रहे थे, वो हैंड पम्प पूरी तरह से ब्लॉक हो गए थे क्योंकि उसमें क्या हो गया था, कूड़ा फंस गया था जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो चुके थे. और जो इलेक्ट्रिक पम्प था उसमें भी शॉर्ट सर्किट आ गए थे. अब उनको लगा कि अब हमारे पास हैंड पम्प नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अगर पानी बाहर नहीं निकलेगा तो और सिचुएशन क्या हो जाएगी, वर्सन हो जाएगी. तो यहाँ पे वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and main anchor. उसके बाद पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा था. उनके पास हैंड पंप नहीं थे तो वो डर जाते हैं कि वो अब क्या ही करेंगे. उसके बाद से उनको याद आता है कि उनके पास 2 हैंड पम्प्स जो हैं वो स्पेयर हैं. तो वो उनको देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो शिप पे नहीं था बल्कि वो बह चुका था, वो बाहर हो चुका था, शिप के बाहर वो तैर रहा था सी में. उसके साथ साथ और भी चीज़ें बह गई थी जैसे डिंगीज़, छोटी छोटी बोट्स, मेन एंकर, बहुत सारी चीज़ें थी जो उनके पंप के साथ वहाँ पे तैर रही थी. देन आई रिमेंबर्ड
Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. फिर उनको याद आया कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम फ्लोर पे, वो उसको जाके देखते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं पाइप से और थैंकफुली भगवान की कृपा हो जाती है और वो जो है वो काम करने लगता है. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies in our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. फिर पूरी रात जो है वो इसी तरह से अपनी शिप को बचाने में, बहुत ठंडा होता है, पंप करते हैं, स्टीयरिंग करते हैं, रेडियो पे काम करते हैं, लेकिन उनको कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है. और ये बहुत सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि वो किसी वर्ल्ड के रिमोट एरिया में थे, वहाँ पे सिग्नल्स का मिलना पॉसिबल नहीं था, तो उनको उनके कॉल्स के कुछ भी रिस्पॉन्सेस नहीं मिल पा रहे थे. Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry, you were trying to save us all. फिर जो स्यू का जो स्वेलिंग था सर के पास वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और अब उसने दिखाया तो उसके आर्म पे बहुत ज़्यादा डीप कट था. तो उसके फादर ने उसको बोला कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया. तो वो उनको बोलते कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हम लोग सबको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं. तो ये सुन के उनको बहुत इमोशनल हो जाता है. उनको लगता है कि बताओ इतनी छोटी सी बेटी है उनकी, वो उनको मोटिवेट कर रही है, तो वो इस तरह से सरेंडर नहीं कर सकते. वो अपना पूरा एफर्ट करेंगे ताकि वो सबको सच में बचा सकें. By morning of January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the kneel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cardboard partitions. फिर 3 जनवरी का मॉर्निंग आया था और जो वाटर पम्प था उसने इतना पानी निकाल लिया था कि सफिशेंटली बैलेंस हो चुका था और 2 घंटे का वो रेस्ट ले सकते थे. लेकिन रोटेशन में कभी वो रेस्ट ले रहे हैं तो व्हील पे कोई और है, कभी उनकी वाइफ, तो फिर क्रू मेंबर्स सब टर्न बाय टर्न रेस्ट ले रहे थे. लेकिन अभी भी उनके पास प्रॉब्लम्स उनकी कम नहीं हुई थी. अभी भी उनके पास, उनको मालूम था कि कहीं पे बहुत भयानक लीक हुआ है बिलो द वाटर लाइन, जहाँ से पानी लगातार अंदर की तरफ आ रहा है. और उन्होंने देखा कि जितने बोट के मेन रिब फ्रेम्स थे, जो मेन नीचे जो फ्रेम्स वगैरह होता है, वो पूरी तरह से स्मैश्ड हो गए थे, पूरी तरह से ख़राब हो गए थे. अब बोट में कुछ खास नहीं था जो उसको होल्ड करके रख सके. अगर पानी ऐसे ही लगातार आएगा तो बहुत जल्दी जो शिप है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. किसी तरह 15 घंटे तक उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन वेव वॉकर इतना भी होल्ड नहीं कर पाएगी कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सके. उन्होंने मैप वगैरह पे देखा कि हाँ ऑस्ट्रेलिया आएगा अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो वो इतना मान के चल रहे थे कि वहाँ तक शायद हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि जो वेव वॉकर है वो इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो उसकी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Island Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and sea abated so we could host sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. तो अब उन्होंने अपने चार्ट्स में कैलकुलेशन देखा, सब कुछ किया. उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनको ईस्ट में 100 किलोमीटर्स पे 2 छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे. उनमें से एक आइलैंड है एम्स्टर्डम, ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस है. वहाँ पे अगर वो जाएंगे तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन बस एक ही उम्मीद के साथ कि उनको इतने बड़े ओशन पे छोटे छोटे पिन प्रिक्स मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स अगर मिल जाएंगे तो भी वो आराम से मतलब सर्वाइव कर सकते हैं. बस यही हो कि जो हवा है और जो सी वेव्स हैं वो उनको सपोर्ट कर सके ताकि जो उनकी आगे तक की जर्नी है वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो सके और वो आइलैंड पे सेफली पहुंच सके. On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. Many found some cornered beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. फिर फाइनली 4 जनवरी को लगातार 36 आवर्स तक पंपिंग करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद किसी तरह से उनकी जो बोट थी या जिस पे वेव वॉकर थी वो थोड़ी बहुत ठीक हो पाती है. लेकिन अभी भी पानी जो था वो अंदर आता ही जा रहा था. अगर ऐसे पानी आता जाएगा तो जो वेव वॉकर है वो बहुत जल्दी अपना
जो सर्वाइवल उसका चल रहा है वो ख़त्म हो सकता है। फिर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे पा रहे थे मेन मास्ट पे। पोल क्योंकि जो था वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका था, उसके आसपास के एरियाज डैमेजेस हो चुके थे, तो वो बहुत स्लोली अपनी बोट को लेके जा रहे थे। और फाइनली उनको फिर कुछ बीफ मिलता है, कुछ क्रैकर बिस्किट्स मिलते हैं, और फाइनली वो अपनी शिप पे पहला मील लेते हैं। वो भी 2 दिन पे उनको पहला मील खाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. लेकिन उनकी जो राहत थी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है। शाम को 4 बजे फिर से काले बादल आने लगते हैं और 1 घंटे के अंदर जो विंड थी वो वापस आने लगती है, और जो विंड की स्पीड होती है वो 40 नॉट्स की होती है। वेव्स हैं वो और ज़्यादा हाई होने लगते हैं, वेदर जो है ख़राब होने लगता है, और 5 जनवरी की सुबह सिचुएशन जो थी वो और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। When I went to comfort the children, Joe asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together. You mummies, you and I." फिर जब अपने बच्चों को comfort करने जाते हैं, उनको लगता है कि अब हो सकता है हमारा टाइम एंड नज़दीक आ जाए, तो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों से मिल लेता हूँ, तो अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, तो उनका बेटा उनसे बोलता है कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, और फिर वो अब उसको कंसोल करना चाहते ही हैं, तभी तक वो बोलता है कि ठीक है, हमें मरने से डरने लगता है जब तक कि हम सब साथ में हैं, आप, मैं, डैडी एंड अस्यू, हम अगर सब साथ में हैं तो मुझे मरने से भी डर नहीं लगता है। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port while facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin. अब वो ये सुनने के बाद वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं जाऊंगा, अब मुझे हम सबको बचाना ही है। फाइनली वो अपनी स्टारबोर्ड साइड, जो शिप के नीचे जो नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं, वहाँ से जहाँ से नीचे से पानी आने लगता है, वो वाले साइड को रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर ये रिपेयर कर देंगे तो पानी थोड़ा सा यहाँ से आना कम हो जाएगा। फिर वो अनडैमेज्ड पार्ट है उसको आने वाली वेव से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो सी एंकर, बड़ी बड़ी नायलॉन रोप रस्सियों से उसको बांध के उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। और उनके पास 22-लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन होते हैं, 2 प्लास्टिक बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, उसको भी उसके हेल्प से भी वो उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से वो बस चाहते हैं कि हम लोग सर्वाइव कर सकें। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. फिर शाम को मेरी और जो गॉर्डन कुक हैं वो एक साथ बैठ जाते हैं, वो अपने हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि अब जो एंड है वो बहुत ही नज़दीक है, तो पीसफुली वो बैठ के वहाँ पे अब सोचते हैं कि अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। But Wavewalker rode out the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speed changes of course, draft and current in an effort to calculate our position. फिर फाइनली 6 जनवरी की सुबह मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है। फिर वो अपने रूम में जाके, चार्ट रूम में जाके सारी चीज़ों की हेल्प से वो अपनी पोजीशन लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली वो हैं कहाँ। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज डैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो उनको लगता है कि उनकी जो मतलब जहाँ पे अभी वो हैं वहाँ से 65 किलोमीटर्स एक बहुत बड़ा सा आइलैंड आएगा, अगर वहाँ सेफली वो लैंड कर जाएंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. तभी जब वो सोच रहे होते तो उनकी बेटी उनके पास आती है, जिसका जो स्वॉलन एरिया था वो और ज़्यादा स्वेल हो चुका था, वो काफ़ी पेन में थी, और उसकी आँख जो थी वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी। और वो अपने फादर को एक कार्ड बना के देती है जो उसने वहाँ पे इतनी मुश्किल से बनाया होता है। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी विद द वर्ड्स, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." Inside was a message, "Oh how I love you both. We had to make it." और वो कार्ड में उन्होंने अपने फादर और मदर के कैरिकेचर्स बनाए होते हैं, और उस पर लिखा होता है कि सी aren't these funny people making you laugh, और ये देख के वो बहुत हंसता भी है, और अंदर एक मैसेज होता है कि "I love you mom and dad", और हमें मिलके इसको सर्वाइव करना पड़ेगा।
I checked and rechecked my calculations. We had lost a main compass and I was using a spare which had been connected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. फिर वो दोबारा से जो उनका मेन कंपास था वो तो ऑलरेडी वो डिसलोकेट हो चुका था, वो उनको काम नहीं कर पा रहा था, तो एक जो मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए अटैच हुआ था उससे वो स्पेयर वाले कंपास से अपनी लोकेशन को करते हैं, फिर से रीचेक करते हैं अपनी कैलकुलेशंस वगैरह सबको क्या करते हैं चेक करते हैं कि फाइनली हम लोग कहाँ हैं, कितनी दूर पे हमारा सेफली लैंड हो सकता है, ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel, but he could expect to see the island at about 5 p.m. फिर 2 बजे वो डेक पे जाते हैं और लैरी से बोलते हैं कि अब 185 डिग्रीज़ पे टर्न ले लेना, अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो एक आइलैंड तुम्हें मिल जाएगा 5 बजे शाम के करीब. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. अब अपने नीचे जाता है अपने बंक पे रेस्ट करने के लिए, वहाँ बैठता है, उसको नींद आ जाती है. When I woke, it was 6 p.m. and a growing dark. I knew we must have missed the island and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. और जब वो सो के उठते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि ऑलरेडी 6 बज चुका है, अंधेरा होने वाला, और उन्होंने वो आइलैंड जहाँ पे उनको लैंड करना था वो मिस कर चुके हैं. वो उनको ऐसा रियलाइज़ होता है, वो सोचते हैं कि अब दोबारा वापस हम उस वेस्टर्ली विंड्स में नहीं जा पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asks. You was right behind him. उसी टाइम पे जब वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं तभी देखते हैं कि एक सर उनकी तरफ आता है, वो उनके बेटे का होता है, उसके पीछे वो बोलता है कैन आई हैव अ हग, और उसके पीछे स्यू भी होती है. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. Not today, John, I'm afraid. Why you must be, said Sue in a matter-of-fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us. They chorused. As big as a battleship. तो वो पूछता है कि मुझे अभी हक क्यों मिल रहा है इस टाइम पे, तो उनका बेटा उनको रिप्लाई करता है बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. तो बोलता है नहीं आज मेरी इतनी तारीफ मत करो क्योंकि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, लेकिन बोलता है कि अरे आप डर क्यों रहे हो, आपने तो आइलैंड फाउंड कर लिया. तो कहता है क्या, कहते हैं हाँ. सब एक साथ मिलके बोलते हैं कि देखो सामने तो है आइलैंड और एकदम बैटल शिप की तरह बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, उसको कंपेयर किया गया बैटल शिप से. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of island Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. वो फटाफट शिप के फ्रंट बोर्ड के फ्रंट पार्ट पे जाके देखते हैं और उनको एक बहुत ही राहत मिलती है जब वो देखते हैं उस आइलैंड की आउटलाइन को देखते हैं. वो जो आइलैंड है वो एम्स्टरडैम का है, जो कि बहुत ही छोटा सा भी दिख रहा होता है उनको, धुंधला दिख रहा होता है, अभी वो काफ़ी दूर होते हैं उससे. और वोल्केनिक रॉक, एक वोल्केनिक आउट ऑफ वोल्केनिक एक्शन के थ्रू बना हुआ एक रॉक होता है जहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं और ये वर्ल्ड का सबसे सुंदर आइलैंड होता है. We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और उस आइलैंड पे 28 लोग रहते थे. रात को तो कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं आता, रात को वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करते हैं और सुबह वहाँ के 28 inhabitants उनको वहाँ पे हेल्प करने पहुँच जाते हैं. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst distress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between his skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. अब जब वो रियलाइज़ करते हैं कि उनकी ज़मीन के नीचे उनके पैर के नीचे ज़मीन आ गई थी, वो बहुत राहत मिलती है उनको और वो कुछ लोगों के बारे में सोचने लगते हैं. सबसे पहले उनके दिमाग में वो 2 क्रूमैन आते हैं, लैरी और हर्बी, जो कि हमेशा खुश रहते थे, कभी उनसे कंप्लेन नहीं करते थे कि हम मर जाएंगे, हम हो जाएंगे. इतनी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो हमेशा हंसते रहते थे. उनकी वाइफ मेरी का ध्यान आता है जो हमेशा व्हील को संभालती थी बहुत ही क्रूशल आस में. उनको अपने बेटे का ध्यान आता है, अपनी बेटी की ध्यान आता है जो इतनी इंजरी के बाद भी कभी भी उनको डीमोटिवेट नहीं करती थी बल्कि हमेशा मोटिवेट करती थी कि हम लोग बच जाएंगे. और उनका बेटा जो हमेशा उनको बोलता था कि हम लोग